हेलो एवरीवन। आज का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 31 तारीख है और आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सभी निलंबित सांसद हो गए बहाल, बजट सत्र आज से शुरू होगा। आज का आर्टिकल है अच्छा, जिसमें मैं दिखाता हूँ ना, अच्छे हैं। मवेशी चराने से रोकने पर लद्दाखियों ने चीनी सैनिक को खदेड़ा। ये भी सही बात है। कब भारत डरता नहीं है। और LAC मतलब पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है LAC के करीब एक बार फिर तनाव दिखा। ये चर्चा का विषय है। क्यों? एक गाय चरा रहे थे भारतीय लद्दाखी लोग और उधर से चीन के सैनिक जो थे ना, वो अंदर आ रहे थे तो उसको खदेड़ दिया। तो इसी की चर्चा में देखो, दुनिया में पहली बार मनुष्य के दिमाग में लगाई गई चिप और न्यूरालिंक कंपनी के संस्थापक अरबपति एलन मस्क ने ये दावा किया है। अगर ये सफल रहा है तो इससे क्या होगा, मरीज के दिमाग में क्या सोचते हैं, इनकी मैपिंग, इनकी सही रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। उनकी चहल पहल की माइंड की जो होती है ना, कब क्या सोचते हैं मनुष्य, ये सारे इससे कुछ नया रिसर्च निकल के आएगा। उसके बाद देखिए एक और ये नौसेना समुद्री लुटेरों से छुड़वाए 19 पाकिस्तानी। अब भारतीय बहुत आगे निकल चुका है इस क्षेत्र। आपको मैं कल भी एक डिस्कस चलाया था कि जो अरब सागर अरबियन प्रायद्वीप है, प्लस में लाल सागर और बाबल मंडदेव जल संधि जो है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक, तो व्यापार ज़्यादा करके ना इसी से होता है, ये रास्ते से। तो जब व्यापार लाल सागर होते हुए होगा तो यहाँ पे कुछ लुटेरे हैं जो अफ्रीका के, अभी चर्चा क्यों का विषय है, सोमालिया जो अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पे क्या किया ना कि लुटेरे ने इस पर अटैक कर दिया। तो भारतीय सेना ने तुरंत अपनी INS सुमित्रा, नाम क्या, INS सुमित्रा को लेकर वहाँ पहुँचे, उस सारे को छुड़वा दी और छुड़ा के फिर निकाल दिया। उसके बाद ही मैं आगे डिस्कस करूँगा। कुछ देर के बाद ईरान से के साथ भी ऐसा हो गया, फिर ईरान के भी ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं ये है कि व्यापार को प्रभावित करेगा, इससे बहुत क्षति हो रही होगी। क्योंकि आप जानते हैं ना कि सबसे ज़्यादा उसी एरिया से किया जाता है। जैसे मैं अभी बता दूँ कि ऐसा ही तो है, ये लाल सागर, इस जगह बाबल मंडदेव की जल संधि है, अदानी की खाड़ी है, यहाँ पे अकावा है और यहाँ पर सुएज नहर है। तो व्यापार तो इस जगह सही से होता है ना, सुएज नहर ये इधर आती है। तो यहाँ पे लुटे रहे हैं और ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं जहाज़ों पे, सामान, तेल, बहुत सारा चीज़ लूट लेते हैं। तो एक चुनौती बना हुआ है व्यापारियों के लिए, इनसे सुरक्षा कैसे किया जाएगा। ये भारत इसमें पहल कर रही है, भारत नज़दीकी है, सुरक्षा कर रही है। एक है अंतरिम बजट में नारी शक्ति की हो सकती है सरकार। इस बार की बजट से सब लोग, जब बजट पेश होती है तो सब लोग प्रोत्साहित होते हैं कि भाई आज अब तो कुछ मेरे लिए निकालेंगे। लेकिन इस बार भी कुछ लाने की मुझे नहीं लग रहा है कुछ लाएंगे, क्योंकि अंतरिम बजट जो सरकार की जो है ना, मोदी सरकार की दूसरी कार्यकाल का आखिरी बजट होती है। इसमें अंतरिम बजट में कोई नई योजना आप नहीं ला सकते, पुरानी वाले में ही आप अनुदान दे सकते हैं। वही चीज़ में आगे डिस्कस करूँ। मोदी जी का भी देखोगे ना, स्टैंड किया रहा है कि महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य ये ज़्यादा करके बात कर रहे हैं। बट ये कानून तो लाते हैं, बट अभी कब अप्लाई होगा ये पता नहीं है। अभी करने क्या है कि नारी वंदना योजना लाए,
जिसमें आरक्षण मिलेगा, लेकिन वो भी पारित नहीं हुआ। पारित तो हो गया, तो लागू नहीं हुआ अभी तक। तो नए संसद भवन के पहली बैठक में महिलाओं की लोकसभा में विधानसभा में 33% आरक्षण देने का कानून भी पारित करवाया, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा भी है। हाँ, तो अब सरकार देखे, पहले तो बजट पेश हो जाए, क्या दे रही है जनता को। इसके बाद अमेरिका ने H1 वीज़ा जो है रेन्यू कटाने की शुरू किया। पहले होता रेन्यू कराने के लिए आपको इंडिया आना पड़ेगा, लेकिन अब क्या कहा कि कामगार जो भारत में है, भारतीय कामगार जो अमेरिका में है, वो यहीं पे करवा सकते हैं रेन्यू। तो इससे भारतीयों के लिए अच्छा खासा पहल है। PM ई-बस सेवा की चार्जिंग के लिए ढांचे की मंजूरी, अभी PM ई-बस सेवा शुरू किया गया है। तो उसके लिए ये योजना जो है ना, केवल 2027 तक के लिए ही उपलब्ध है। अभी गणतंत्र दिवस को गणतंत्र दिवस में परेड निकाला गया, जिसमें ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है। इतना इसे याद करके रखना। प्रथम पुरस्कार मिला है। उसके बाद धोरंडो पर्यटक गांव को प्रदर्शित करने वाली गुजरात की झांकी ने लोगों की पसंद श्रेणी में पहला स्थान पाया है। तो ये, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, उत्तर प्रदेश 2022 का सर्वश्रेष्ठ झांकी मिला था उनको। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटने से बचाना राज्य का दायित्व है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अभी एक प्रोजेक्ट था जिसपे वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। मुंबई से या गोवा जो एक सड़क बनानी है झील के ऊपर से, उसमें कई सारे पेड़ों को काटना पड़ेगा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हाँ, क्यों लो, इससे ये बताया गया कि अनुच्छेद 51A के मुताबिक पेड़ों को बचाना हर नागरिक का कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य के बारे में बताया है। तो इसके बारे में ये आर्टिकल 51 चर्चा में, तो इसको थोड़ा देख लेना। अभी एक रिपोर्ट जारी हुआ है, भारत में भ्रष्टाचार के मामले में के लिए एक रिपोर्ट जारी किया गया है। भारत की स्थिति कहाँ है, किसने जाए, भ्रष्टाचार के मोर्चे पर भारत की स्थिति खास सुधार नहीं हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है, जो 2023 में भारत की अब ओवरऑल स्कोर 39 रहा। वही 2022 में देखें तो भारत का स्कोर 40 था। रिपोर्ट में कहा गया भारत का 39 स्कोर मामूली बदलाव दिखाता है, लेकिन इससे किसी बड़े बदलाव के बारे में ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत 93वें स्थान पर है। लेकिन अब बताऊँ, इनकी आधार मापने की है ना, 180 देशों में 0 से 100 होती है। ये 100 पे जीरो क्या होती है कि बहुत ज़्यादा भ्रष्ट, जीरो जिसका हो गया भ्रष्ट आ जाती है, भ्रष्ट। लेकिन 100 में अच्छा माना जाता है, तो 100 में अच्छा माना जाता है। 180 देशों की 0 से 100 की पैमाना रैंकिंग करता है। 0 का मतलब होता है भ्रष्ट और 100 का मतलब होता है साफ। 2023 का भ्रष्टाचार धारण सूचकांक संकेत करता है कि दुनिया भर में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2/3 से ज़्यादा देशों का स्कोर 50 से कम है, जब बढ़ते भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो 40 अटक रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट था एक रिपोर्ट, ये आर्टिकल देख लीजिए। हाँ, एक आर्टिकल ये है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में एक चर्चा बना हुआ को सामाजिक न्याय और बराबरी के आधार पर परखा जाए। ये चर्चा के विषय को शीर्ष कोर्ट ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को सामाजिक न्याय बराबरी के आधार पर परखना चाहिए, ये कहा। जो कि पीठ ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 30 में कहा गया है, आर्टिकल 30 में कहा गया, अल्पसंख्यकों को पसंद का संस्थान स्थापित करने और प्रबंधन की स्वतंत्रता इसका अधिकार देता है, इसलिए अल्पसंख्यक दर्जे की पढ़ाई से रखने की ज़रूरत है। तो ये सुप्रीम कोर्ट मामला गया, फिर
वहाँ पे भी ये विवाद सुना गया। तो AMU की गठन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 1920 के एक्ट से हुआ है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना तो अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया और ना ही प्रशासित होता है, ना ही उनके द्वारा प्रशासित होता है। नेता ने अपनी दलील भी दिया। तो लास्ट में यही कहा गया है कि संविधान का 51 का अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य किसी के भी साथ जाति, धर्म, विश्वास, जन्म स्थान, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसी अनुच्छेद में 15(5) कहता है कि राज्य SC, ST और पिछड़ों आदि के बराबरी पर लाने के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो फिर ये सब ऐसा मुद्दा क्यों उठ रहा है? कोर्ट में अनुच्छेद 15(5) के आखिरी भाग पर ध्यान देना चाहिए और यह भाग अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा बाकी संस्थानों में SC, ST, OBC, EWS आरक्षण लागू करने की बात करता है। तो ये मुद्दा गरमाया हुआ है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर। उसके बाद ये है कि बिहार में सत्ता बदल गई तो विश्वास प्रस्ताव लानी है। तो विश्वास प्रस्ताव लाएंगे और उसके बाद ये तो आपको जरूर पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में विश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है लोकसभा और राज्य विधानसभा में, तो उस सबको आपको एक नज़र देख लेना है। ठीक है। उसके बाद एक और BHU बना रहा है उत्तर भारत का मानव DNA रैंकिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। हेडिंग लाइन खाली बस देखो। उसके बाद एक और ये है, ये क्या है न्यूज, NHRC, हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये आपको जरूर लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना क्योंकि चर्चा का विषय बना है यार। ये चर्चा का विषय क्योंकि बंगाल में एक के जेल में एक कैदी का मौत हो गया, तो ये तुरंत दखल दिया, भाई रिपोर्ट दे क्यों मौत हो गया। तो आपको NHRC के बारे में जानना जरूरी है। तकनीक की मदद से बंदियों का आत्मनिर्भर बना रहा है जेल की रोटी। आपको पता है जेल में जाते हैं लोग ना सुधार करने के लिए, और मुझे लग रहा है जब तक प्रशासन कैदियों को सुधार नहीं करवाएंगे ना, कुछ उनको सिखाएंगे, जेल में बंद होकर वह खाना ही तो नहीं खाने ना, कुछ स्किल सीखो, कुछ सामाजिक पर्व देखो, बदलाव। जैसे अभी देखो ये कितना अच्छा पहल किया है कानपुर ने, अपने कैदियों को रसोई की शुरुआत होने पर प्रतिदिन करीब 6,000 रुपये की बिक्री होने लगी है। और पता है इन कैदियों के द्वारा बना हुआ सामान अब तो अधिकारी लोग ही मंगाने लगे हैं खाने के लिए, स्वादिष्ट बनाते हैं, प्लस में उनको सिखाया गया है उस चीज़ के बारे में ना। तो ये अच्छा पहल है कि ऐसे हर जेलों में होनी चाहिए, इसका मैं तो समर्थन करता हूँ। और इससे 10,000 रुपया प्रति माह वेतन भी। जेल अधीक्षक BD पांडे भी बताते हैं कि अभी भोज पदार्थ बनाने के लिए 4 बंदी लगे हुए हैं। सजा पूरी कर चुके 3 व्यक्तियों को जेल गेट पर बने काउंटर को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है और 10,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। ई-कॉमर्स कंपनी के माध्यम से अब सोच रहा है कि इसको विस्तार करें इनकी रोटी, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है ना। तो ये सब सुधार होनी चाहिए जेल में, नियम में। इससे लोगों जेल में कोई गलती कर लिया, चलो मान लो जैसे कि कोई गलती कर लिया तो सज़ा पाया तो उससे जेल जाते हैं, तो जेल में जाते हैं इसलिए कि सुधार, ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो इसके लिए अभी ये एक नया आगे की राह देखिए, अंतरिम बजट, इसमें क्या है इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। भारत ने विकसित देश बनाने के लिए ना टारगेट ले रखी है 2047, और जिस मंजिल तक हमें जाना है ना, उस लक्ष्य और वर्तमान स्थिति में कितना अंतर है। इस समय हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है, जो जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक बनने जा रही है। इसके बावजूद भी भारत की स्टैंड है। प्रति व्यक्ति आय के पैमाने में देखें तो लक्ष्य की पूर्ति के लिए आर्थिक विकास अत्यंत आवश्यक होता है।
लेकिन अपने आय में केवल यही पर्याप्त नहीं होता है ना। मानव पूंजी में निवेश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए पूर्व निर्धारित शर्त होते हैं। यदि शिक्षा स्वास्थ्य के स्तर पर बात करें तो प्रति व्यक्ति आधार और जीडीपी के अनुपात दोनों कसौटियों पर हमारा व्यय आवश्यकता के अनुरूप बहुत कम है। इस चीज़ को आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। जब बजट पेश होते हैं तब देखो, देश की सूची से बाहर विश्व के शीर्ष 100 देशों में हमारी आबादी के आकार को देखते हैं तो प्रति व्यक्ति स्तर पर तो स्थिति और भी दयनीय हो गया है। ऐसे में कई हैरानी नहीं होती है, हम कमजोरियों से जूझ रहे हैं। एक बात, ऐसा ही सर्वे निकालते हैं तो गुणवत्ता के लिहाज से हम रातों रात विकसित देशों की बराबरी नहीं कर सकते ना। इसके लिए पेशेंस, इसके लिए टाइम देने की टारगेट रखनी पड़ेगी। तो बुनियादी ढांचा विकास को प्राथमिकता देने के लिए हमें मौजूदा सरकार की सराहना करनी चाहिए। यही तो है, कुछ भी हो जाए। मोदी की पॉलिसी जो है ना, फॉरेन पॉलिसी, ये बहुत अच्छे हैं। कई सारे देशों के साथ देखो ना कि व्यवहार अच्छा हो गया है, जो प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं समझौता करने के लिए। आज देखो मेरे पड़ोसी पाकिस्तान को क्या हालत हो गया। अब तो अपने मैनिफेस्टो में निकाल दिया कि मैं भारत के साथ अच्छे रिश्ते लाऊंगा। पाकिस्तान में चुनाव होने वाली है वहाँ पे। तो हमारा राजकोषीय घाटा अगर देखें का स्तर महामारी के बाद से निरंतर बढ़ा है। तार्किक आर्थिक समझ तो यह कहती है कि लंबे समय तक इसे नज़रअंदाज करना उपयुक्त नहीं होता है। चालू वित्त वर्ष में हमारे टैक्स संग्रह का लक्ष्य से अधिक हो गया, यह सराहनीय है, लेकिन इस बीच में हमें खामियों का अनदेखा नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में विनिवेश की तस्वीर निराशाजनक कही गई है। जब शेयर बाजार ऐतिहासिक ऊंचाई पर है तब यह अवसर को भुनाने की बढ़िया समय था। भूमि संसाधन का मुद्रीकरण भी राजस्व जुटाने का एक अच्छा स्रोत है, जिसे अभी तक तो ये किया ही नहीं। बजट में सबसे अधिक निगाहें प्रत्यक्ष कर से जुड़े प्रस्ताव पर टिकी होती है। इस परिदृश्य के गहन मूल्यांकन की आवश्यकता है। कर प्रक्रिया को आवश्यक रूप से सरल और तार्किक बनाने की जरूरत है। आपको पता है वर्ष 2019 में कॉरपोरेट कर कटौती का उद्योग जगत और पूंजी बाजार में हाथों हाथ लिया था। एमएसएमई लिमिटेड, लाइबिला पार्टनरशिप, एलएलपी मसालेदारी स्वामित्व स्वरूप है। तो ये कहीं ना कहीं इस बजट, अंतरिम बजट से कहीं ना कहीं हतोत्साहित तो मिल सकते हैं। देखिए पहले तो पेश हो जाए, इनसे आशा क्या रखेंगे। अंतरिम बजट पेश होना, तो अंतरिम बजट की अपनी सीमाएं होती है। इसी बजट में किसी भी नई योजना का लागू नहीं किया जाता, केवल पहले से चल रही योजनाओं के लिए राशि आवंटित की जाती है। तो जो पहले से योजना चल रही है उसी में सरकार। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतरिम बजट से पहले वित्त मंत्रालय की ओर से पेश विस्तृत रिपोर्ट यह संकेत कर रही है कि अगले वित्त वर्ष में भारी विकास दर 7% रह सकती है। इस पर भरोसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत है। हाँ, हो सकती है। जलवायु संकट के मनोवैज्ञानिक के प्रभाव को देखें। अभी जलवायु संकट हर पेपर में एक आर्टिकल आ ही जाता है। जलवायु संकट समस्या भी बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन जो है ना, इससे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा संबंध है, असर भी पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाएं, चरम मौसम दिशाएं व्यक्ति समुदाय विशेष मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यही जलवायु परिवर्तन वर्तमान दशाएं देखें तो भविष्य दोनों के प्रति चिंता का विषय बना हुआ है। इससे क्या होता है कि चिड़चिड़ापन आ जाती है, तनाव आ जाते हैं, नींद संबंधी विकार आ जाती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और अवसाद को जन्म देकर मानसिक परेशानी उत्पन्न करती है। मानसिक स्वास्थ्य का खास कर उन लोगों पर प्रभाव अधिक होते हैं जिन्होंने अधिक नुकसान का अनुभव किया है। क्लाइमेट एंजाइटी
वर्तमान समय की हकीकत है, इससे कमोबेश सभी प्रभावित होते हैं। भविष्य में जलवायु परिवर्तन के संभावित दुष्प्रभाव के बारे में चिंता होना स्वाभाविक है, क्यों नहीं होगी। इससे घबराहट और निद्रा जीवन को निश्चितता जैसे मानसिक विकार सामने आ रहे हैं। शोध बताता है कि प्राकृतिक आपदाएं मानसिक स्वास्थ्य पर तत्कालीन और दूरगामी प्रभाव डालती हैं। मसलन आप देखो 1992 में दक्षिण फ्लोरिडा में आया था तूफान एंड्रू के आ गया और एक साल बाद भी उस क्षेत्र में रहने वाले 18% बच्चे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में का लक्षण दिखा। 2005 में तूफान आया था कैटरीना से पीड़ित लगभग 30% बच्चे जटिल दुख से पीड़ित थे। उन बच्चों में हानि की तीव्रता भावनाएं लंबे समय तक बनी रही। इस तरह अफ्रीका के सोमालिया में सूखे के कारण वहाँ के लगभग आधी आबादी 80 लाख अकाल का सामना कर रही थी। वहीं पाकिस्तान में जलवायु परिवर्तन जुड़ी विनाशकारी बाढ़ के क्षेत्र में रहने वाले 3.3 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित किया। तो जलवायु परिवर्तन की खामियां देखा जा रहा है, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। विश्व बैंक 2019 के आंकड़ों के अनुसार होंडुरास की लगभग 30% आबादी कृषि क्षेत्र के लिए काम करती थी। जहां क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन से वहाँ पे तापमान और सूखा बड़े पैमाने पर पलायन में योगदान दे रहे। ऐसे समय जब जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया औसत ताप में वृद्धि का सामना कर रही, तब इससे होने की वाली फसल उत्पादन में कमी आएगी, संक्रामक रोगों का प्रसार होगा, आपदाओं और प्रदूषण में वृद्धि होगी, जैव विविधता की हानि होगी, शुद्ध हवा के संकट से मनुष्य की अनुकूलन क्षमता प्रभावित होगा, जिससे हमारी मन मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इनसे मानसिक स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक प्रभाव को स्तर प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं कि वही सामुदायिक स्तर पर जलवायु संकट से निपटने की प्रयास किया जाए। प्रयास नहीं करेंगे तो कहाँ सुधार होगा। उसके बाद नियमन से निखरेगी कृत्रिम एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं। आर्टिकल क्या है? आज हम एआई का प्रयोग ना सारे काम में करने लगे हैं और सर्वश्रेष्ठ इस बार 2023-22 में सबसे ज़्यादा एआई के बारे में लोगों ने सर्च किया था। आज ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने से लेकर, मैं बात करूँ तो मौसम के पूर्वानुमान बताने और वस्तु के उत्पादन से लेकर ऑपरेशन थिएटर में भी इसका प्रयोग होने लगा है एआई का। लिखने से लेकर शोध संकल्पनाओं को अंतिम रूप देने में चैट जीपीटी का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। जनरेटिव एआई से तस्वीर, शब्दों, आवाज़ों को अब तो डिपेक्ट, जैसे अभी एक हीरोइन का डिपेक्ट दूसरे में लगा दिया था, आवाज़ टैप कर देते हैं। ये सब मधुमेह जैसी बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में पहचान, मिट्टी में नमी जांचने के लिए खरपतवार को संभावित खतरा बताने के कृत्रिम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते जा रहे हैं। एआई एक्सेल से लेकर चैट बॉट, कर्ज याली कामकाज को आसान बना रहे हैं। कंप्यूटर विज्ञान, इंटरनेट के इस नवाचार ताकत में ही कमजोरियां भी छिपी हुई हैं। तो बहुत सारा चीज़ एआई पे अब निर्भर हो चुका है। आज हम पढ़ाई के लिए चाहे कुछ के लिए एआई पे, गूगल पे जाते हैं, खोजते पढ़ते हैं। तो एआई का दिनचर्या में, मनुष्य की दिनचर्या में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट में यदि आप देखें तो उस पर अपनी कितनी देर ठहरते हैं। ये सब टेक कंपनी के लिए बेशकीमती डाटा है। आप क्या सर्च करते हैं गूगल पे, क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, आपकी क्या डिमांड है। जैसे आप यूट्यूब पे जाइए, कोई एक वीडियो देखिए, उससे रिलेटेड आपको पूरा वीडियो दिखने लगेगी। तो ये सारा डेटा आपको उनको पता है जो हैंडल करते हैं। अमेरिका में भी इसके लिए कानून बनाए गए, भारत में भी कानून होनी चाहिए। भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत दुनिया भर में एआई के नियमन को लेकर इन दिनों हलचल तेज कर रखा है, क्योंकि इससे नुकसान भी है।
इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं डीप फेक में। अब जैसे कि अब कहीं बात कर रहे हो, इसी का वॉइस से अति करके AI के एल्गोरिदम का प्रयोग करके ये क्या करते हैं ना, आपको ठगी के भी उपयोग किया जाते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसका उपयोग लगाने रोक लगा दिया। कॉपीराइट निकल और निजता के उल्लंघन पर रोक लगेगी इससे, ये बात तो सही है, इसके कानून तो होनी चाहिए ना। अमेरिका में जब AI कंपनी को अपने उत्पाद सार्वजनिक करने के पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। और ये बताएं, देखो इंडिया में क्या है ना, इंडिया में अभी पॉलिसी नहीं है डाटा सुरक्षित के लिए। आपकी डाटा बोर्ड एग्ज़ाम देते हो चाहे कहीं भी, आपकी डाटा बेची जाती है, तो उसके लिए कानून लाने चाहिए, अच्छी मजबूती होना चाहिए ना उस कानून में, अगर ताकि मेरी डाटा को रिलीज नहीं किया जाए। अब जैसे तुम सिम ले रहे हो कहीं पे या लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मार्केट में क्या होता है ना, आपकी डाटा बेच देते हैं और दूसरे कंपनी से आपको कॉल आएंगे लोन के लिए। तो इसके लिए जैसे अमेरिका भी स्टैंड लिया है कि अपने यहाँ पे AI पे कानून बना दिया है, तो इंडिया को भी बनाने की ज़रूरत है और लाना भी पड़ेगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रीन एनर्जी से घटेगा पेट्रोल डीजल का आयात। ग्रीन एनर्जी देखें, सरकार की तरफ से परंपरागत ऊर्जा की जगह हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास किए जा रहे हैं। 2030 तक सरकार पेट्रोल डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के आयात में गिरावट से 1 लाख करोड़ रुपये तक की बचत का अनुमान बताया है। कार्बन उत्सर्जन में सालाना 5 करोड़ टन की कमी आएगी। वित्त मंत्रालय ने आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये बताया 2030 तक देश में ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता 50 लाख टन तक हो जाएगी। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी के साथ इसके आयात के उद्देश्य से भी पिछले साल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है। भारत अपनी ज़रूरत का 80% पेट्रोल डीजल आयात करता है, तो ग्रीन इसे प्रदूषण से न्याय लेंगे। ग्रीन एनर्जी पर इस तरह शिफ्ट बड़ी चुनौतियाँ भी है। इसे गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन की क्षमता पिछले 9 साल से बढ़कर 1.87 लाख मेगावाट तक पहुंच गई है। हालांकि सरकार यह भी मानती है कि ग्रीन एनर्जी पर पूरी तरह से शिफ्ट होना बहुत बड़ी चुनौती है। इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग लागत भी बढ़ेगी। तो चुनौतियाँ तो हैं, इसका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। जैसे अब अधिक रकम भारत भेज रहे प्रवासी कामगार 2023-24 में वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले रेमिटेंस में 8% में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद देश में मिले 708 हिमतेंदुआ लद्दाख में सर्वाधिक है। अभी हिमतेंदुआ की गणना किया गया है और कौन किया गया था, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पहली बार ये गणना हिमतेंदुआ के लिए किया था। पर्यावरण वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस रिपोर्ट किया कि लद्दाख में हिमतेंदुआ 477 सबसे अधिक है। लद्दाख और उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 है। तो हिमतेंदुआ देखिए। अब नौसेना का एक और सफल ऑपरेशन हुआ था। एक तो सोमालिया में ही पाकिस्तानी को हटाया गया था और अभी ईरान को साथ भी उसी के कुछ देर के बाद आए तो INS सुमित्रा ने सोमालिया के पूर्वी तट क्षेत्र में जाके मछुआरों को पकड़ने वाले जहाज़ को उसको छुड़ा दिया था। नौसेना प्रवक्ता भी कहते हैं INS सुमित्रा ने 36 घंटे के दौरान 2 ईरान और पाकिस्तान 2 देशों को बचाया। तो ये चर्चा का विषय है। अब देखो उत्तर कोरिया ने समुद्र में फिर से दागी क्रूज मिसाइल। उत्तरी कोरिया ने बार ये मिसाइल का परीक्षण करते जा रहे हैं। उत्तर कोरिया ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच परीक्षण किया। दूसरी तरफ अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास की गति दे दी। दक्षिण कोरिया की जॉइंट चीफ स्टाफ ने भी परीक्षण किया तो बताया, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लोगों पायलट भर्ती को ऊपरी उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दे दी है। हाँ, भारतीय वायुसेना ने डेविल स्ट्राइक का युद्धाभ्यास किया है।
22 जनवरी से 27 जनवरी डेविल स्ट्राइक, भारतीय वायुसेना ने गरुड़ के साथ एयर स्ट्राइक किया था, एक्सरसाइज किया है, एयरफोर्स के साथ मिलकर किया है। तो चलो आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।